निग्गी भाजी जी, आपको फारस भाई बुला रहे हैं। निग्गी अलमारी से कपड़े निकाल रही थी, हाथ वहीं थम गए। गर्दन मोड़कर हमसायों के बच्चे को देखा, कहा वो अपने घर के पास खड़े हैं। निग्गी को तो चढ़ तप गई। कमरे में मौजूद मेहमानों का ख्याल करके नीची आवाज में बोली, तुम जाओ, मैं आती हूँ। करती हूँ मैं इससे मुलाकात, शोखा कहीं का आया बड़ा बात सुनाने वाला। कपड़े वगैरह अपनी भाभी के हवाले करते हुए वो सीढ़ियों की जानिब बढ़ गई। पीछे से फूफी ने आवाज देकर पूछा, अब कहाँ को चल पड़ी हो? वक्त भागा जा रहा है। अगले घर कहा हुआ है 12 बजे से पहले बारात पहुंच जाएगी। अम्मा कहाँ देखा है बारात इतनी जल्दी पहुंची हो। 12 बजे 2-2:30 बजे से पहले कहीं नहीं जाने वाले। तेरा यही इरादा है तो घर पे ही रहना। 11:15 हो गए और ये लड़की अभी तक वैसे ही सरझाड़ मुंह फाड़ फिर रही है, न जाने किन कामों में मसरूफ है। वो सुनी अनसुनी करती ऊपर आ गई, साथ साथ मिली मंडीरों को अबूर करती मतलूबा घर तक पहुंची। गुस्से में स्पीड दुगना हो गई थी। फूली हुई सांसों के साथ हाल में दाखिल हुई और जुग्गन को आवाज, जुग्गन किधर हो तुम? बाहर आकर अपने देवर की शिकायत ले लो। बालों पे रूलर लगे हुए थे, चेहरे का आधा मेकअप अभी रहता, मगर वो हैरान सी अपने कमरे से निकल आई। अब क्या हुआ है? बुलाओ उस लफंगे को और पूछो उससे किसकी बात कर रही हो। उसी की जिसके साथ तुम लोगों ने मेरे नसीब फोड़े हैं। हाय, उस बेचारे ने क्या कर दिया जो यूं लाल पीली हो रही हो? उसको बेचारा तो हरगिज मत बोलो, एक नंबर का लफाटिया है। हजूर ने मेरे घर पे पैगाम भिजवाया है, तुम उसकी जुर्रत देखो जरा। कैसा पैगाम? साहब ने कहा है आकर मेरी बात सुन जाओ। ना मैं पूछती हूँ, 26 साल मेरी उम्र हो गई, आज से पहले तो कभी इसने हमारे घर यूं पैगाम नहीं भिजवाया। अब क्या सोचकर उसने ये हरकत की है? वो जो बाहर गली में खड़ा होकर उसकी राह देख रहा था, घर से उठती उसकी आवाज सुनकर अंदर आ गया। निगी की बात पे खामोशी इख्तियार ना रख सका। यही सोच कर कि अब तुम उस घर में मेरी अमानत हो। अगर याददाश्त पे जोर डालो तो ज्यादा पुरानी बात नहीं, अभी कल शाम ही हमारा निकाह हुआ है। मेरे साथ तमीज से बात करो, भूल ना जाना मैं तुमसे पूरे 3 साल बड़ी हूँ। मुझसे बड़ी हो? हाँ, पूरे 3 साल। निगी को एहसास ही ना हुआ कि जुग्गन उन दोनों को अकेला छोड़कर अपने कमरे में जा चुकी थी। फारस उसके करीब आया। निगी की घूरी मजीद तेज हुई। वो थोड़ा और करीब आया और डट कर उसके सामने कुछ यूं खड़ा हुआ कि निगी की पेशानी फारस के सीने से मस हुई। वो एकदम पीछे को हटी, मगर फारस ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसके इरादे को पूरे होने से रोक दिया। हाँ तो जरा दोबारा बताना, कितने साल बड़ी हो? ये जो तुम दिन दिहाड़े गुंडागर्दी कर रहे हो, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। अल्लाह करे मामू ही आ जाएं ताकि इनको इल्म हो उनका बेटा कितना वो है। मेरे अब्बा को तो इल्म था कि उनका बेटा इस लड़की के मामले में कितना वो है, इसलिए उन्होंने मेरी तुम्हारे साथ शादी करवा दी। क्या तुम्हारी अम्मा को मालूम है कि तुम कितनी वो हो? नरगस का मुंह खुले का खुला रह गया। क्या मतलब है तुम्हारा? वही जो तुम्हारा था। फारस, मुझसे दूर होकर बात करो। मगर मैंने तो अभी अभी माउथ फ्रेशनर स्प्रे किया है। उसने अपना मुंह निगी के चेहरे के करीब किया। फारस की गुस्ताखी पे नरगस का दिल बेयकीनी और हैरत की ज्यादती से आम स्पीड से 4 गुना तेज भागने लगा, जिसका असर उसके चेहरे की बढ़ती सुर्खी से नजर आ रहा था। चंद पल आंखें फाड़े फारस को देखे गई, फिर उसको जोर से धक्का दिया। फारस लड़खड़ाया नहीं, पर निगी को अपनी गिरफ्त से आजाद कर दिया। वो जिस रास्ते आई थी उसी राह वापस जाने को मुड़ी थे। फारस ने नीम मुस्कुराते लबों से रोका। उसको निगी का ये शर्माया घबराया रूप लुत्फ दे गया था। जो बात कहने को तुम्हें यहाँ आने की जहमत दी वो तो सुनती जाओ। निगी नहीं रुकी, कांपती टांगों से सारी सीढ़ियां चढ़कर गायब हो गई। फारस की तवज्जो मोबाइल की जानब हो गई, जहां ताशफीन की कॉल आ रही थी। उसने फौरी तौर पर कॉल को जवाब दिया। हाँ जी, सुनाए आज कोर्ट में क्या बना? तुम घर पे हो? ताशफीन ने सवाल का जवाब देने के बजाय नया सवाल किया। फारस को उसके लहजे में किसी अनहोनी का एहसास हुआ, तो वो फोन कान से लगाए घर से निकल आया। जी घर पे ही हूँ, सब खैरियत? खैरियत नहीं है यार। ताशफीन का लहजा इंतहाई थका हुआ लगा। क्या हुआ है? इन लोगों ने हारस को अगवा किया हुआ है। फारस को लगा इसकी समात को धोखा हुआ है। किसकी बात कर रहे हो? अपने भाई की। और किसकी? हारस नजीर हुसैन की तहवील में है। उसने अलमास और बच्चों को कल रात से जेरे हिरासत रखा हुआ था। मुझसे कितनी बड़ी गलती हुई है। मेरी छठी हिस्स मुझे लगातार वार्न कर रही थी।
کہ حارث کسی مسئلے میں ہے، میں اپنا وہم سمجھتا رہا، یار وہ لوگ بہت ظالم ہیں، بچے اب باحفاظت ہیں۔ فارس مصروف بازار میں کھڑا تھا مگر کانوں میں سائیں سائیں ہو رہی تھی، یوں لگ رہا تھا ایک دم سے جیسے تنہا ہو گیا ہو۔ یہ سوچ کر آنکھوں میں نمی آ گئی کہ حارث کو دیکھے بھی زمانے ہوئے تھے جبکہ وہ اس کا سگا بھائی تھا۔ تاشفین، اچھائی کی امید رکھوں؟ دوسری جانب چند پل خاموشی چھائی رہی، پھر گہری سانس بھری اور بولا، میرے اللہ نے چاہا تو سب اچھا ہی ہوگا۔ کیا پپو کی بارات ابھی تک نہیں گئی؟ نہیں، ابھی سب تیار ہو رہے ہیں۔ ایسا کرو جگن اور عباس کو کچھ بھی مت بتاؤ، جیسے ہی بارات نکلتی ہے ابو اور حسیب کو لے کر ادھر آ جاؤ۔ الماس اور بچے ذہنی طور پر بڑے ٹراماٹائز گزرے ہیں، ان کے پاس ہونا ضروری ہے۔ جی ٹھیک ہے، آ جاتے ہیں، پر ابو کو کیسے بتاؤں گا؟ وہ تو پہلے تمہاری ہی حرکت سے دکھی ہوئے ہیں، اب یہ خبر تو ان کو توڑ دے گی۔ دوسری جانب سے فارس کو اسد وغیرہ کی بولنے کی آوازیں آتی رہی مگر تاشفین خاموش تھا۔ ابو کو مختصر سا بتانا اور بتانا کہ بشارت حسین اور اس کا بیٹا ہمارے پاس ہے، ہم حارث کو چھڑوا لیں گے۔ ان کا مطالبہ کیا ہے؟ ابھی تک ان لوگوں کی جانب سے کوئی رابطہ نہیں ہوا، ان کے 4 بندے مرے ہیں، 2 زخمی، مگر خبروں میں تو ایسی کوئی خبر نہیں آ رہی۔ آ جائے گی، میں فون رکھ رہا ہوں، تم پہنچو۔ جی بہتر۔ فارس حسیب کی تلاش میں نکلا جو عباس کے ہمراہ حجام کی شاپ سے نکل رہا تھا، نیک سکھ سے تیار۔ دونوں بھائی پپو کا میک اپ کروا کے لا رہے تھے۔ فارس کو دیکھتے ہی پپو بولا، جیجا جی بتائیں کیسا لگ رہا ہوں؟ چھلے ہوئے ٹماٹر لگ رہے ہو، منہ پہ کیا کچھ لگوا لیا ہے؟ فیشل کروایا ہے جناب۔ ٹماٹر ماٹر بول کر نظر لگنے سے نہ بچاؤ، در شیشے میں دیکھ کر آ رہا ہوں، جوان کو غضب کا روپ آیا ہے۔ فارس اپنی پریشانی میں نہ ہوتا تو جواب ضرور دیتا، ابھی وہ حسیب کو بات سننے کا اشارہ دیتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ پپو اور عباس گھر کی جانب چلے گئے۔ کیا ہے؟ تاشفین کا فون آیا تھا، بہت بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے، ہم لوگوں کو جانا ہوگا۔ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ ہاں البتہ حارث بھائی دشمنوں کے پاس ہیں، کیا وہ تاشفین کے خلاف ان کا ساتھ دے رہا ہے؟ اس سے یہ امید نہیں تھی۔ اور نہیں یار، حارث کو انہوں نے قیدی کے طور پر رکھا ہوا ہے اپنے مطالبے منوانے کے لیے۔ او تیری! حسیب اتنا کہہ کر فارس کی شکل دیکھنے لگ گیا۔ اب کیا ہوگا؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں، میں حارث کے گھر جا رہا ہوں، ایسے ہی بارات روانہ ہو تم ابو کو اپنے ساتھ لے کر ادھر ہی آ جانا۔ آپا اور عباس کو ابھی کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں، انہیں بارات کے ساتھ جانے دو، میں بھی تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ نہیں، ادھر اتنے مہمان ہیں، اس طرح جانے پہ سب مشکوک ہو جائیں گے، اچھا نہیں لگتا کسی کے گھر خوشی ہو اور ہم ان کا فنکشن ڈسٹرب کر دیں، شام تک سب کو خبر ہو ہی جائے گی، آج کا دن سکون سے جانے دو۔ اچھا جیسے تم کہتے ہو، دعا کرنا حارث کو کچھ نہ ہو۔ مشکلیں ختم کیوں نہیں ہوتی ہیں؟ کوئی نہیں، دل چھوٹا نہ کرو، اللہ کرم کریں گے۔ تاشفین بھی پریشان لگ رہا تھا، میں جا کر اس کی ہمت بندھاتا ہوں، تم بھی جلد آ جانا، مل کر حالات کا سامنا کر لیں گے۔ حسیب نے سر اس بات میں ہلایا۔ فارس وہیں سے سڑک کی جانب آ گیا جہاں سے رکشہ کروا کر حارث کے گھر روانہ ہوا۔ اسد، میں چاہتا ہوں کہ اگر تم یہ کہنا چاہ رہی ہو کہ میں یہاں سے چلا جاؤں، اس مشکل وقت میں تمہیں اکیلا چھوڑ دوں، تو اپنی انرجی سنبھال رکھو، میں کہیں نہیں جا رہا۔ اسد ایک دم، سر جی آپ جناب سے تم پہ آ گیا تھا۔ دونوں گیٹ کے پاس کھڑے تھے۔ تاشفین نے اسد کے سنجیدہ تاثرات پہ ایک نظر ڈالی اور سمجھاتے ہوئے بولا، مجھے تمہارے خلوص پہ رتی بر شک نہیں ہے، مگر جو آگ میرے گھر کو متاثر کر رہی ہے، میں کبھی نہیں چاہوں گا تمہیں یا تمہاری فیملی پہ کسی قسم کی کوئی آنچ آئے۔ تمہاری نوکری ہے اور یہاں قانون کی دھجیاں بکھر رہی جا رہی ہیں، تمہاری نوکری ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا بھی سکتی ہے۔ تاشفین، تمہارے بھائی کی فیملی موت کے منہ سے ہو کر نکلی ہے، بھائی کی کوئی خبر نہیں، تم بھی انسان ہی ہو نا، میں جانتا ہوں تم پریشان ہو، اس لیے میں تک تمہارے ساتھ رہوں گا جب تک ہم حارث کی بایابی میں کامیاب نہیں ہو جاتے۔ تبھی ایک گاڑی آ کر رکی، اگلے ہی پل تاشفین کا سسر گاڑی سے برآمد ہوا۔ او مائی گڈنس، میں کل رات یہی سمجھتا رہا کہ ماں بیٹی کی طرف گئی ہوئی ہے، کوئی نئی بات نہیں، پہلے بھی کئی دفعہ ادھر رکنے کو آ جاتی ہے، مگر مجھے کیا علم تھا یہاں پہ قیامت ٹوٹ رہی ہوگی۔ میں ساری رات سکون سے سوتا رہا اور میرے بچے یہاں ظالموں کے ہاتھوں اذیت سہتے رہے۔ کہاں ہیں وہ لوگ؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ سیٹھ صاحب کی پیشانی پہ پسینے کے قطرے چمک رہے تھے، چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ تاشفین نے آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ تھام کر تسلی دی۔ سر، اس وقت
चारों अफराद बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर आया था, तिब्बी मुआयना करके गया है। भाभी और आपकी जोजा को सुकूनावर दवा दी है। बच्चे भी खाना खाकर सो गए हैं। सारी रात जागते रहने की वजह से उनके असाब शल हो रहे थे। उम्मीद है जब तक जागेंगे बेहतर महसूस करेंगे। या अल्लाह तेरा शुक्र है मुझे हारिस के हमसाए निकाल की थी कि आपकी बेटी के घर से फायरिंग की आवाजें सुनी गई हैं। कोई 4 गाड़ियां भरकर आदमी आए थे, अंदर से 4-5 काले बैग्स लेकर गए हैं, जिसका उसको यकीन है इंसानी लाशें थी। मैंने उसी वक्त कॉल की मगर कॉल नहीं मिली। वो तो बच्चों की गॉन्स ने खुद कॉल कर ली, वरना मैं तो हिम्मत हार गया था कि न जाने क्या हो गया है। मैंने हारिस को वार्न किया था। बशारत हुसैन जैसे लोगों के साथ कारोबार हमें सूट नहीं करता। वो मंजे हुए क्रिमिनल हैं, बत्ते लेने वाले गुंडे पाले हुए हैं उन्होंने। आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं उन लोगों की जानब से राब्ते का इंतजार कर रहा हूँ, उसके बाद अगला लाए अमल तैयार करेंगे। आप प्लीज अंदर चलें, मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मैं माहा और शहरियार को देखना चाहता हूँ। हाँ क्यों नहीं, आप दूसरे पोर्शन पे चले जाएं। अनम वहाँ पे मौजूद है, वो आपको बच्चों के पास ले जाएंगी। कौन अनम? बच्चों की गोंस कहाँ है? क्या जुगन नहीं आई है? अनम हमारी ही बंदी है, जुगन घर पे ही है, वहाँ शादी चल रही है। एकदम से जुगन की गैर हाजिरी पे शकू को शबहात जन्म लेने थे, क्योंकि वो दुल्हे की बहन बनी हुई है, इसलिए उसको मुतला नहीं किया है। शाम तक आ जाएगी। गन्स अपने घर जाने पे मुसर थी, मगर अभी उसको इजाजत नहीं दे सके। वो भी आराम कर रही हैं। वो खुद ही सेठ साहब को लेकर अंदर आ गया। अनम हाल में ही मौजूद थी। अनम बेटा, सर को शहरियार और माहा के कमरे तक ले जाओ। जी ताशफीन भाई, पर मैं बताने आ रही थी, अलमास भाभी उठ गई हैं और वो मुसलसल रोए जा रही हैं। मैंने उनको नींद की गोली देनी चाहिए, मगर उन्होंने लेने से इनकार कर दिया है। ताशफीन मजीद कुछ सुने बगैर अलमास वाले कमरे की जानब चला गया। दरवाजे पे पहुंचकर दस्तक दी, फिर अंदर सर घुसेड़ा। भाभी, ताशफीन, मुझे मेरे बच्चे ला दो, वो लोग बड़े बुरे हैं। वो आदमी कहता था वो मेरा सारा घर तबाह कर देगा। कौन आदमी? वही जिसने 2 दिन पहले फोन किया था। ताशफीन के कान खड़े हुए। क्या कहा था उसने? वो कहता था हमें 40 करोड़ रुपया दो वरना तुम्हारे शोहर को। ताशफीन के लिए नए इंकशाफ हैरत अंगेज साबित हो रहे थे। क्या उस आदमी ने अपना नाम बताया था? नहीं। क्या उसने आपके फोन पे कॉल की थी या लैंडलाइन पे? घर के नंबर पे कॉल आई थी। आखिरी दफा हारिस के साथ आपकी कब बात हुई थी? 2 हफ्ते पहले। तब वो कहाँ से बात कर रहा था? उसने कुछ जिक्र किया था अपनी मसरूफियत का। मुझे तो ये था कि वो दुबई गया हुआ है, इसलिए जगह का नहीं पूछा। पर वो कह रहा था बशारत हुसैन के साथ मिलकर खोली जाने वाली फर्म में कम अज कम 5 करोड़ इन्वेस्ट करना चाहता है, मगर मैंने उसको मना कर दिया था। आपने क्यों मना किया था? मेरी एक दोस्त ने भी इसी तरह किसी के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसमें से उसको कुछ मुनाफा तो क्या मिलता, उसके पैसे भी वापस ना मिले। उसके सामने जब मैंने अपने प्लान का जिक्र किया तो उसने मुझे मना कर दिया था। उसका कहना था कि अगर इतने बड़े पैमाने पे कोई काम करना है तो पार्टनरशिप की बुनियाद पे मत करो, कल को मसाइल पैदा होने का खदशा होता है। यही बात मैंने हारिस से की थी। ताशफीन अलमास की हालत के पेश नज़र सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, इसलिए अपने अंदर उठते तलख सवालों का गला घूंटता बाहर आ गया, वरना वो चिल्लाना चाहता था। कितनी दफा मैंने तुम्हें फोन किया, कितनी दफा पूछा कि हारिस कोई खबर है तो बताओ, और तुम अब बता रही हो जब पानी सर से ऊंचा हो गया है। सामने से आते फारिस के पास वो 2 पल रुका। सबका ख्याल रखना, किचन में फ्रिज के ऊपर ऑटोमेटिक गन पड़ी है। असद दूसरे पोर्शन में होगा, कोई मसला हुआ तो घबराना नहीं है। तुम खुद कहाँ जा रहे हो? मैं FIA के दफ्तर जा रहा हूँ, मुझे देर भी हो सकती है। वो असद को अपना प्रोग्राम बताकर बाहर निकल आया जहाँ पे गाड़ी खड़ी थी।